I once again welcome you in my channel। आज जो हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो है क्लास 12 का पहला चैप्टर। हमने क्लास 12 के पहले चैप्टर की शुरुआत अपनी लास्ट वीडियो से कर ली है और हम उसी को आगे लेके चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और नई नई चीज़ें क्या हैं जो हमें अपने क्लास 12 के पहले चैप्टर में सीखनी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है। कल हमने बात की थी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स होती क्या है। उसके बाद हमने बात की थी कि इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं। दो ब्रांचेस बताई थी मैंने, एक तो बताई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन मैंने आपको बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती थी बहुत समय से, पर क्या हुआ जब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ पैरामीटर या कुछ लिमिट के बाद फेल हो गई हमें रिजल्ट देने में, तो हम एक इकोनॉमिस्ट हुए या साइंटिस्ट कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की फील्ड में, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इन्वेंशन किया या इस सब्जेक्ट को हमारे सामने लाए। उनका नाम था जेम्स केनीज, और ये कब हुआ था? अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ था। उसके बाद मैंने कल आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने एक नई चीज सीखी थी, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, और हमने जानने की कोशिश की थी कि हमारा इनकम कैसे जनरेट होती है, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और किन लोगों के बीच में होता है, और एट द एंड वो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो कैसे वापस प्रोडक्शन लेवल पे पहुंचती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, और वो था फेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और हमने जानने की कोशिश की थी कि हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के फेजेस होते हैं। कितने डिफरेंट तरह के? 3 डिफरेंट तरह के। पहला जो होता है वो होता है प्रोडक्शन फेज। कौन सा? प्रोडक्शन फेज। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और हमारा जो लास्ट और आखिरी मैं कह सकता हूं तीसरा होता है वो होता है एक्सपेंडिचर फेज। कौन सा? एक्सपेंडिचर फेज। इस फेज की वजह से जो हमारी इनकम जनरेट होती है वो वापस प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच जाती है। ठीक है, कल हमने ये चीज ये डेटा अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे और अपने चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो नई चीज जो हमें आज सीखनी है वो है स्टॉक एंड फ्लो। क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। आपको इनके वर्ड से ही अपना आप पता चल रहा होगा कि इनका काम क्या होता है और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि स्टॉक क्या है, स्टॉक का मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे और आपको डिफाइन करने को बोले कि प्लीज डिफाइन व्हाट इज स्टॉक, ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उसे? तो आइए अब देखिए, हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक और हमारा फ्लो क्या होता है और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होता है, स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, आइए ये लिखते हैं हम। एक ही हमारे पास वाटर टैंक है। ये क्या है? वाटर टैंक। और इस समय अभी हमारे पास बज रहे हैं 11 बजे। इस वाटर टैंक जो है ये एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी। अब यहां पे है एक नलका। अब मैं इसे 11 बजे ओपन कर देता हूं। मैंने इसे क्या किया ना, 11 बजे ओपन कर दिया, तो इसमें क्या होगा? पानी
भरना शुरू होगा। तो 11 बजे तो ये एम्प्टी था, पर 11:05 पे इसमें वाटर की जो अमाउंट है वो यहां आ गया, वाटर यहां तक आ गया। ठीक है, मतलब कि जो हमारा वाटर है इसमें वो इतने लेवल पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा स्टॉक इन केस ऑफ वाटर इन अ वाटर टैंक इज क्या, कितना है, मान लीजिए 5 मीटर। 5 मीटर है, 5 मीटर एट 11:05, 11:05 पे हमारा स्टॉक 5 मीटर है पानी का इन वाटर टैंक पर। 11 बजे तो ये 0 था ना, बट एट 11 वाटर इन वाटर टैंक was 0। मतलब कि हमारा जो 11 बजे था वो हमारा पानी उसकी अमाउंट जो थी वो 0 थी, पर 11 बजते ही 5 मिनट पे हमारे जो पानी की क्वांटिटी है, या मैं कह सकता हूं पानी का जो स्टॉक है किसमें, इन केस ऑफ वाटर टैंक, वो कितना है, 5 मीटर। क्या हुआ यहाँ पे, 5 मीटर। तो आपको मैं स्टॉक यहाँ पे क्या बता रहा हूं, मैं आपको एक चीज बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, टाइम एट 11:05। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान, स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी, स्टॉक को हम बोलते हैं क्वांटिटी, पर क्वांटिटी के साथ साथ आपको एक लाइन या एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, वो है एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि 11 बजे हमारे इस वाटर टैंक में पानी का कोई स्टॉक नहीं था, 11:05 पे हमारा पानी का जो स्टॉक है वो 5 मीटर हो गया। समझ में आया, मतलब स्टॉक जो होता है वो किसी पॉइंट पे बात करता है, पॉइंट पे। बट फ्लो, अब आ जाइए फ्लो, व्हाट इज फ्लो। इफ somebody asks you, please explain me what is flow, then how will you explain? फ्लो क्या होता है, अब मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बताई कि ये हमारा टैंक है, वाटर टैंक, कोई दिक्कत तो नहीं है, वाटर टैंक है। ये हमारा नलका है। अब मैं आपको यहाँ पे जो बात कर रहा हूं वो 11 बजे ना बात करके 11:05 पे ही बात कर लेता हूँ। 11:05 पे, 11:05 पे मैंने आपको बताया कि हमारे जो पानी का स्टॉक है वाटर टैंक में वो है 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। तो ये तो बात हुई स्टॉक की। अब आती है फ्लो की। फ्लो हमारा वो वेरिएबल है या वो क्वांटिटी है जो वेरी करती है विद टाइम। यहां पे क्या हो रहा है, हम बात करते हैं एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो क्या है, इट इज अ वेरिएबल और इट इज अ वैल्यू विच वेरीज फ्रॉम a point to a certain a time, a given certain time to a time। मतलब अगर मैं इस टैंक को मैं अब यहाँ पे 11:05 तक ही था, अब मैं 11:10 पे बोलता हूँ, 11:10 पे, तो हमारा 11:10 पे टैंक फुल हो गया है। तो जब मैं फ्लो की बात करूंगा तो फ्लो हमारा 11:05 से चालू हो जाएगा काउंट होना और 11:10 तक काउंट होगा।
बट स्टॉक कहाँ पे काउंट होता है? स्टॉक काउंट होता है या तो होता है 11:05 पे, या 11:06 पे, या 11:07 पे, और या फिर हम काउंट करेंगे 11:10 पे। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो स्टॉक होता है वो उसमें टाइम डायमेंशनल नहीं होता, मतलब वो किसी एक पॉइंट पे बात करता है। वेयर एज जब फ्लो की बात करते हैं, फ्लो में हम टाइम को काउंट करते हैं, उसमें डायमेंशन लेते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम तक कुछ चीज चली है और जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मेंटेन हुआ है। अब उसका एग्जांपल कैसे, अगर मैं आपको रियल लाइफ में बताना चाहूं, मान लीजिए आपका कोई नेशनल हाईवे है, मतलब हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम है पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े हाईवेज बनाने का, ठीक है। अब बात क्या होती है, ये बात हुई है कि 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 को हमारे पास 15,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 31 दिसंबर 2024 को, मतलब कि 31 दिसंबर 2024 तक, या मैं कहता हूं 24 को, हमारे पास लेंथ में कितने हाईवे हैं? वो है 15,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे। पर अगर मैं आपको कहूं कि इन ईयर 2024 NHAI built 3,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज। इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है? स्टॉक क्या है और फ्लो क्या होता है? मैंने आपको बोला कि जो हमारा स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करता है, मतलब कि 31 दिसंबर को हमारे पास 15,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं, बट पूरे साल हमने 2024 में जो हमारा पूरा साल गया उसमें जो हमारी मिनिस्ट्री है जो रोड्स का काम करती है नेशनल लेवल पे, उसने 3,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए, मतलब पूरे साल बनाए। यहाँ पे हमने पूरे साल को, लेंथ को काउंट किया, यहाँ पे टाइम का डायमेंशन आया। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूं, ये हमारा स्टॉक होता है और ये हमारा फ्लो है। फ्लो हमेशा लेंथ में काउंट होता है, एक पॉइंट पे नहीं काउंट होता, वेयर एज स्टॉक काउंट होता है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप देखिए, कोई पर्सन कोई काम करता है, उसका कोई गोडाउन होता है, कोई भी रॉ मटेरियल का काम करे, अब कोई भी किसी भी चीज का काउंट कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, जैसे उसके पास सीमेंट का वो सेल करता है तो उसके पास गोडाउन होगा, तो वो देखेगा कि मेरे पास आज क्या तारीख है, आज है 26 मार्च 2025, तो आज 26 मार्च 2025 को 25 में मेरे पास कितने सीमेंट्स के बैग हैं मेरे गोडाउन में, तो वो तो हुआ स्टॉक। पर अगर वो देखे कि पूरे महीने में मेरे पास कितने बैग थे सीमेंट के, पूरे महीने मतलब, या मैं कह दूं कि 1 जनवरी से 26 मार्च 2025 तक मेरे पास कितने बैग थे सीमेंट के, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का सीमेंट के, तो वो कहलाएगा उनका फ्लो। आई होप कि आपको स्टॉक और फ्लो में मतलब समझ में आया होगा और ये भी पता चला होगा कि कौन सा जो इसमें वेरिएबल है वो एक पॉइंट पे बात करता है और दूसरा वो लेंथ ऑफ टाइम पे बात करता है, ठीक है। अब इसे हम अच्छी ढंग से लिखते हैं, और अगर कोई पेपर में आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करने को कह दे तो आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो लिखिए, डिफरेंस बिटवीन stock and flow. If somebody asks you to please differentiate between stock and flow, how can you explain it? तो देखिए, आपको हमेशा एक टेबल बनाना है, ये हमारा बेसिक्स है, ये स्टॉक है, ये हमारा
फ्लो है। मीनिंग पहला तो हमें डिफाइन करना है कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल refers to that variable. Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time। दूसरा फ्लो वेरिएबल is that variable which is measured over a period of time। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे समझाया था, बस ये है कि अब आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जो हमारा स्टॉक होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करता है और हमारा जो क्या बोलते हैं फ्लो होता है वो एक टाइम पे बात करता है। मतलब कि एक पॉइंट पे हम बात नहीं कर सकते कि यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्लो क्या है, हम बात करते हैं कि हमारा पूरा एक 10 मिनट का फ्लो, एक महीने का फ्लो या एक साल का फ्लो, कुछ भी हो सकता है, वो कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात होती है टाइम की और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन ये इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। दूसरा, इट हैज अ टाइम डायमेंशन as its magnitude can be measured over a period of time। टाइम डायमेंशनल या टाइम डायमेंशन का होना या ना होना सिंपल सा मतलब यह है कि अगर नहीं है तो किसी एक पॉइंट पे बात हो रही है, अगर है तो हम उस टाइम को एक पॉइंट पे ना या उस वेरिएबल को एक पॉइंट पे ना सोच के हम उसको एक लेंथ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट कि कैसे जो हमारा स्टॉक है वो वेरिएबल मतलब सॉरी फ्लो से डिफरेंट होता है। नेचर ऑफ कंसेप्ट। इट इज स्टैटिक इन नेचर whereas flow is dynamic in nature। it is dynamic in nature। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक या डायनेमिक का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा स्टॉक की वैल्यू होती है वो सेम रहती है, वेयर एज जो हमारा फ्लो है वो चेंज होने की प्रगति में होता है। किसी पॉइंट पे वो कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, तो वो डायनेमिक उसका होता है। अब एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, तो एग्जाम्पल से ही ज्यादा आसानी से या मतलब तरीके से समझ आता है। तो लिखिए पहला एग्जाम्पल, पॉपुलेशन of
इंडिया as on 26 मार्च 2025। ध्यान रखिए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 26 मार्च 2025, ये स्टॉक के बारे में बता रहा है। वेयर एज अगर मैं फ्लो में बात करना चाहूं, नंबर ऑफ बर्थ इन ईयर 2024। देखिए, पूरे साल में हिंदुस्तान में कितने लोग जन्मे हैं, पूरे साल में हिंदुस्तान में कितने लोग जन्मे हैं वो तो बताता है फ्लो। और स्टॉक क्या बताता है कि पॉपुलेशन, आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है, आज की तारीख में, मतलब आज की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये स्टॉक की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, नेशनल वेल्थ, या हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, और फ्लो में क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लाइन अपने आप में ही सफिशिएंट है बताने के लिए कि कौन सी लाइन स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी लाइन हमारी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे बोला है, सेकंड एग्जांपल क्या है, क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड। अब मैं वीट स्टोर में ये बोल सकता हूँ कि नेशनल लेवल पे आज 26 मार्च 2025 है, तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएं और सर्च करने की कोशिश करें कि आज 26 मार्च 2025 को हमारे देश में कितनी वीट स्टोर्ड है, तो वो तो बताती है कि कितना स्टॉक हमारे पास, इंडिया के पास आज के समय पे मौजूद है। ठीक है, बट यहाँ पे बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोडक्शन, तो वीट प्रोडक्शन ईयर वाइज भी हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि बताइए 2024 से 2025 जो हमारा फिस्कल ईयर होता है उसमें हमने कितना वीट का प्रोडक्शन किया, या सिमिलरली हम बोल सकते हैं 2021 से 2025 तक 4 साल ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, और कौन सी चीज टाइम पे काउंट होती है और कौन सी चीज टाइम डायमेंशनली काउंट होती है। ठीक है, किसमें टाइम नेसेसरी होता है और किसमें नहीं होता। लिखिए, आप लिखिए इसे, फिर आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करेगा, और यहाँ पे ये हो रहा है कि स्टॉक फ्लो को अफेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से स्टॉक में भी प्रॉब्लम आएंगी, और फ्लो स्टॉक को अफेक्ट करेगा तो फ्लो में भी दिक्कत आएगी। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल डिपेंडेंसी की बात हो रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि कैसे, देखिए मैंने आपको अभी स्टॉक का एग्जांपल समझाया था कि स्टॉक क्या होता है, ये हमारा, और किस एग्जांपल से समझाया था, वाटर टैंक के। मानते हैं इस बात को, वाटर टैंक के थ्रू हमने समझाया था, और मैंने आपको बताया था कि 11 बजे हमारा जो वाटर टैंक है वो एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने 11 बजे अपना नलका खोल दिया और नलका खोला, और 11:05 पे मैंने ये देखा कि हमारी जो
वाटर टैंक में वाटर की लेंथ है, या मतलब वाटर कितना इकट्ठा हो गया है, वो हो गया था 5 मीटर। कितना हो गया था? 5 मीटर। अगर मैं एक नलका और लगा दूं, ठीक है, और दोनों नलकों को 11 बजे खोल दूं, तो आप मुझे ये बताएं, और सेम डायमेंशन है, जितना फ्लो ये कर रहा उतना फ्लो ये कर रहा, तो 11:05 पे हमारा जो टैंक है अब वो 5 मीटर ना भर के पूरा 10 मीटर भर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि इफ वी इंक्रीज द फ्लो of water in the tank, if we increase the flow of water in the tank, there will be increase in stock of water in that tank। यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही हमने टैंक में फ्लो इंक्रीज किया तो हमारा एक गिवन पॉइंट पे स्टॉक भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया है स्टॉक किस पे डिपेंड करता है। स्टॉक डिपेंड करता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो पहले एक नलके से ही फ्लो हो रहा था, तो हमारा जो टैंक था वो 5 मीटर तक भर पाया था। अब हमने क्या किया? साइमल्टेनियसली 2 नलके चालू कर दिए, तो हमने क्या करा? फ्लो इंक्रीज कर दिया। फ्लो इंक्रीज करते ही 5 मिनट में जो हमारा पहले 5 मीटर फ्लो मतलब टैंक भर रहा था, अब वो 10 मीटर भर गया। अब मैं यहाँ पे आपको, ये तो डिपेंडेंसी हो गई फ्लो की स्टॉक पे। अब मुझे आपको ये बताना है कि स्टॉक की कैसे डिपेंडेंसी है इन केस ऑफ फ्लो। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं। ये आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक डायग्राम के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो मैंने आपको ये बताया था कि फ्लो जो होता है हमारा वो टाइम डायमेंशनल होता है। टाइम डायमेंशनल का मतलब है कि जितनी देर तक हम किसी टाइम को लेंगे, मतलब जितना देर हमने टाइम को लिया, मान लीजिए मैंने टाइम लिया 10 मिनट, 10 मिनट तक हमारा पानी फ्लो होता गया टैंक में से। वो क्यों फ्लो होगा, वो कब तक फ्लो होगा? जरूरी नहीं है कि 10 मिनट तक ही फ्लो होगा। वो तभी फ्लो हो पाएगा जब हमारे पास 10 मिनट का स्टॉक प्रेजेंट होगा इन वाटर टैंक। मतलब अब आइए, ये हमारा वाटर टैंक है, इसमें स्टॉक है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। और यहाँ पे एक होल है, एक नलका है जिसमें से पानी निकल रहा है। हमने 11 बजे चालू किया और हमने देखा कि ये 11:05 तक ही टैंक में से वाटर निकलता रहा। उसके बाद पानी आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि हमारे पास जो फ्लो था वो 5 मिनट तक का ही था। सिमिलरली आ जाइए, अब ये दूसरा टैंक है और सेम लेंथ ब्रेथ और हाइट का ही है। ये टैंक सेम लेंथ ब्रेथ और हाइट का ही है, बट यहाँ पे जो स्टॉक है पानी का वो 5 मीटर ना होके अब की बार हमारे पास स्टॉक है 10 मीटर। क्या है? 10 मीटर। अब मैंने यहाँ पे एक नलका लगाया और इसमें से पानी निकलना शुरू हुआ। तो जब यहाँ पे मैंने 11 बजे इसे भी खोला था और 11 बजे इसे खोला, तो ये तो चला 11:05 तक, बट ये चला 11:10 तक। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है कि फ्लो डिपेंड करेगा कि कितना स्टॉक हमारे पास प्रेजेंट है। पहले वाले में क्या था कि स्टॉक डिपेंड करेगा कि कितना फ्लो हो रहा है टैंक में, और दूसरा कि
फ्लो डिपेंड करेगा कि कितना स्टॉक हमारे पास है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही हो गया कि किसी भी चीज का स्टॉक डिपेंड करता है फ्लो पे, और किसी भी चीज का फ्लो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना स्टॉक प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर कोई आपको इसे लिखने के लिए कहे, एग्जाम्पल तो ठीक है कि हम समझ गए कि फ्लो और स्टॉक कैसे म्यूचुअली डिपेंड करता है। अब मैं आपको पेपर में कोई लिखने को कहे तो आपको कैसे लिखना है, तो आइए, बोथ स्टॉक एंड फ्लो इम्पैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, increase in the flow of water into a tank increases stock of water in the tank. Similarly, flow of water out of tank depends upon the stock of water in the tank. Thus, there is mutual dependence between stock and flow. ठीक है, अगर कोई आपको ये बोले कि आप हमें लिख के बताएं कि म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, मैंने आपको ये समझा दिया कि जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा स्टॉक हमारे पास होगा उतनी देर तक हमारे पास फ्लो चलता रहेगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि बोथ स्टॉक एंड फ्लो इम्पैक्ट ईच अदर। कैसे? इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ वाटर इनटू अ टैंक, अगर हमारे पानी का इंक्रीज हो जाए, पानी का आना इंक्रीज हो जाए, या बढ़ते हुए क्रम में पानी आए हमारे टैंक में, तो हमारे पास स्टॉक, पानी का स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा, किसमें? टैंक में। सिमिलरली फ्लो ऑफ वाटर, अगर पानी का बहाव हमें या पानी का फ्लो हमें ज्यादा देर तक करना है, तो उसके लिए डिपेंड क्या होगा कि हमारे पास पानी का स्टॉक कितना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी हमने ये स्टॉक और फ्लो क्या है। अब हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपने नए टॉपिक को, वो है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। देखिए आप इसे, फिर हम आगे चलते हैं।
हमें क्या पढ़ना है? दूसरा हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स के सर्कुलर फ्लो हैं और कैसे एक सर्कुलर फ्लो दूसरे सर्कुलर फ्लो से अलग है। तो हमारे पास जो टाइप है वो है 2। पहला तो है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। पहला क्या बताया मैंने आपको? रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। तो आइए इनकी डेफिनेशन के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। रियल फ्लो refers to the flow of factor services। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे बात हो रही है फैक्टर सर्विसेज, और फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है ये ध्यान रखना है। फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फिल्म्स का यहाँ पे सीधा सा मतलब है प्रोडक्शन यूनिट, एंड दी corresponding flow of goods and services from films to households। देखिए, आपको ये रियल फ्लो और मनी फ्लो को डेफिनेशन के थ्रू ही समझ पाएंगे या समझना होगा, और हम इसे कंपेयर करके भी समझेंगे। पहले आप ये लिखिए, उसके बाद देखते हैं अब मनी फ्लो क्या है। हम इनका एक डायग्राम भी बनाएंगे। मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। यहां पे क्या बोल रहा है? फैक्टर पेमेंट्स। वहां पे क्या था? फैक्टर सर्विसेज। आपको ध्यान रखना, यहां पे है फैक्टर सर्विसेज, यहां पे है फैक्टर पेमेंट्स। अब ये फैक्टर पेमेंट करेगा कौन? ये होगी फ्रॉम फिल्म्स, या मतलब पेमेंट करता कौन है? आप मुझे बताइए ना। मैंने आपको कल भी समझाया था, प्रोडक्शन लेवल पे हमारी इनकम जनरेट हो रही है। उस प्रोडक्शन लेवल पे इनकम जनरेट होने के बाद जो उसका ओनर होता है वो क्या करता है? जो हमारी प्रोडक्शन, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, एक होता है एंटरप्रेन्योर। तो वो उसमें डिवाइड कर देता है। देन ये चारों कैटेगरी के लोग अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने डेली नीड की सामान खरीदते हैं। जब वो सामान खरीदते हैं उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब वो अपना एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब खर्चा करते हैं इन कंज्यूमिंग समथिंग, तो वो जाके वापस कहाँ पे चली जाती है? मनी, वो वापस प्रोडक्शन लेवल पे चली जाती है। तो यहाँ पे जो फैक्टर पेमेंट है, ये फैक्टर पेमेंट प्रोडक्शन लेवल पे हो रही है। मतलब ये फिल्म कर रही हैं, किन्हें करेंगी? हाउस होल्ड्स को करेंगी, टू हाउस होल्ड्स फॉर देयर, किसके लिए? फैक्टर सर्विसेज। अब यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज क्या है भाई? कंपनी ने पेमेंट करी तो किसी मतलब कोई चीज ली होगी उनसे, कोई भाई आप मुझे पेमेंट करेंगे, तो आप मेरे को पेमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि आप मेरे से सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर सर्विस क्या होंगी, अभी हम समझेंगे कि फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं और फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो of consumption, corresponding flow of consumption expenditure from household to film।
for purchase of goods and services produced by films। अब इसे हम एक डायग्राम भी बनाते हैं। आप देखिए डायग्राम बनाइए, ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारे पास फैक्टर सर्विसेज है। अब फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आता है? यहाँ आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। उसके बाद ये फैक्टर सर्विसेज कहाँ जाती हैं? फिल्म में जाती हैं, मतलब प्रोडक्शन लेवल पे जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जनरेट क्या करती हैं? ये जनरेट करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। क्या जनरेट करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। और ये गुड्स एंड सर्विसेज हम किन्हें देते हैं? फैक्टर या सॉरी किन्हें देते हैं? हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड्स को देते हैं। अभी समझाऊंगा यहाँ पे हो क्या रहा है। और उसके बाद होता है सेकंड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हुआ है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किस पे? हमने किस पे अपना एक्सपेंडिचर किया है, मतलब हमने खर्चा किन चीजों पे किया है। एक तो हम करते हैं सामान खरीदने पे, जिन्हें हम बोलते हैं गुड्स, और दूसरा सर्विसेज लेने पे, गुड्स एंड सर्विसेज। हमने अपना कंजम्पशन, हमने कोई चीज कंज्यूम की है, या तो गुड्स हो सकती है सर्विस, उसमें हमने कुछ खर्चा किया है, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे जाएगा? फिल्म्स पे जाएगा। फिल्म के बाद फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट्स क्या क्या होती हैं? एक होता है रेंट, दूसरा होता है वेज, तीसरा होता है प्रॉफिट, और चौथा होता है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद आएगा हमारा हाउस होल्ड्स, और उसके बाद हमारा वापस। देखिए पहले इस डायग्राम को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे रियल फ्लो और मनी फ्लो एक दूसरे से डिफरेंट है, और यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है या हमारी जो साइकिल बन रही है, दोनों के केस में ये कैसे एक दूसरे को अलग करती हैं। ये कैसे एक दूसरे को अलग करती हैं। देखिए पहले आपने रियल फ्लो की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज क्या क्या है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर सर्विसेज है। फ्रॉम हाउस होल्ड, मतलब फैक्टर सर्विसेज देगा कौन? जो लोग हाउस होल्ड मतलब घरों में रह रहे हैं। भाई मैं किसी से लैंड लूंगा, मैंने आपको बताया कि मुझे ये पेन बनाना है, मान लीजिए मुझे पेन बनाना है, इस पेन के लिए मुझे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी होगी। फैक्ट्री के लिए मुझे लैंड भी चाहिएगा, लैंड ले लिया, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैपिटल मैंने इन्वेस्ट कर दी। उसके बाद क्या होगा? मुझे उस पेन को बनाने के लिए लेबर भी चाहिए। भाई पेन बनाने के लिए लेबर चाहिए, लोग चाहिए, लेबर भी आ गई। उसके बाद मैं एज अ पर्सन मैं भी तो डिसाइड करूंगा ना, क्योंकि आइडिया तो मैं ही लेके आया हूं ना इस पेन को बनाने का, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मैं हो जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूं मैं कि रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। मतलब ये फैक्टर सर्विसेज, और ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कौन करेगा? ये प्रोवाइड करेंगे हाउस होल्ड्स, और किसे प्रोवाइड करेंगे? फिल्म को, फिल्म मतलब प्रोडक्शन लेवल को,
एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फिल्म टू हाउस होल्ड। यहां पे क्या बोला, कॉरस्पॉन्डिंग। भाई हमने एक पेन को प्रोड्यूस करने के लिए लोगों ने या हाउस होल्ड में रहने वाले लोगों ने अपना लैंड दिया, कैपिटल दी, लेबर दी और एज अ एंटरप्रेन्योर भी आया, ठीक है, और उसने इस पेन का प्रोडक्शन कर दिया। तो अब इस पेन का प्रोडक्शन होगा तो ये प्रोडक्शन किसी फिल्म में हुआ है या मतलब प्रोडक्शन लेवल पे हुआ है, ठीक है। अब वो इस पेन का अपने पास तो रखेगी नहीं, वो इस पेन को हाउस होल्ड में भेजेगी। यहाँ पे वही बोला कि द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब ये अगर सर्विस हमको लेते हो बात लगती, फ्रॉम फिल्म टू हाउस होल्ड, मतलब हमने क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज तो जनता से ली, हाउस होल्ड से हमने क्या लिया, फैक्टर सर्विसेज, और हमने एक प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया, प्रोडक्ट। जब ये प्रोडक्ट बन गया तो हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हाउस होल्ड को वापस दे देंगे, क्योंकि बनाया तो हमने उनके लिए है ना। सिमिलरली अब यहां पे क्या बोल रहा है, मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। यहां पे बात हो रही है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, अब फैक्टर पेमेंट होती क्या है और किन किन लोगों को की जाएगी। फैक्टर पेमेंट उन लोगों को की जाती है जो लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले कौन कौन हैं, एक तो है जिसने हमें लैंड प्रोवाइड कराया, उसे हम क्या देंगे, रेंट देंगे। ये है हमारी फैक्टर सर्विस और ये है हमारा फैक्टर पेमेंट, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको, फैक्टर सर्विस क्या है, हमारी लैंड, और फैक्टर पेमेंट क्या है, रेंट। फैक्टर सर्विस दूसरी मैंने क्या ली, लेबर, और उसे क्या दिया मैंने, वेजेस दी, वेजेस दी ना। उसके बाद तीसरा क्या था, मैंने किसी से ब्याज पे पैसा भी उठाया होगा, उसे बोलते हैं कैपिटल, और उसे हमने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। अब किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए कोई एक पर्सन सामने आया होगा जिसने इन तीनों चीजों को लिया होगा, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और ये क्या लेके जाएगा, ये लेके जाएगा प्रॉफिट। तो यहां पे यही बात हुई है, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। ये यहां पे हो रहा है इनका फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फिल्म, क्योंकि ये चीजें कहां पे हो रही हैं, ये हो रही हैं हमारी प्रोडक्शन लेवल पे। मनी फ्लो, मनी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम फिल्म, और फिल्म से क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम फिल्म टू कहां जा रहा है, ये लोग हैं कौन, ये लोग हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने हमें प्रोवाइड कराया है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इन लोगों ने किसी एक बंदे ने रेंट लिया, उसके पास मनी आई, दूसरे ने वेजेस ली, उसके पास भी पैसे आए, तीसरे को इंटरेस्ट मिला, चौथे को प्रॉफिट मिला। अब वो अपने अपने घर जाएंगे तो अपनी जो निजी जरूरतें हैं या मतलब डे टू डे लाइफ को रन करने के लिए उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स या गुड्स या सर्विसेज चाहिएंगी। जब वो उन गुड्स और सर्विसेज को बाय करेंगे तो अपनी इनकम के थ्रू ही तो बाय करेंगे, और तो उन इनकम को जब वो खर्च करेंगे तो वो इनकम घूम के कहां आ जाएगी, प्रोडक्शन लेवल पे। तो यहां पे क्या बोला, कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फिल्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फिल्म। अब गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो आइए अब हम इन्हें भी डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर कोई आपको बोले कि आप इसे डिफरेंशिएट करके बताएं तो आप कैसे उसे पेपर में लिखेंगे या लिख पाएंगे, ठीक है। तो आइए
जैसे हमने पहले डिफरेंशिएट करना सीखा था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी को, उसके बाद अभी हमने रिसेंटली स्टॉक और फ्लो को डिफरेंशिएट करना सीखा है। अब आइए अब हम अपना रियल फ्लो और मनी फ्लो को डिफरेंशिएट करते हैं। बेसिक्स, एक तो है रियल फ्लो कि हम किस किस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरा है हमारे पास मनी फ्लो। ठीक है, तो हमारा जो पहला हम इन दोनों के बीच का मतलब निकालते हैं वो है मीनिंग। अब क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between films and households। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी between films and household। देखिए डिफरेंस ही देखिए अपने आप में कि यहाँ पे क्या बोल रहा था, रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब है कि जब हम जो हमारे पास चीज है या हमारे पास गुड्स और सर्विस है हम उनके बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं। बट मनी फ्लो में क्या हो रहा है, हमारा मनी है ना वो बीच में आ रही है इन एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? तो अगर मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि रियल फ्लो किस सिस्टम से मिलता हुआ दिखता है, आपने एंशियंट टाइम में या प्रीवियस मतलब जो हमारे पहले समय में जब हम लेन देन करते थे तो हम गुड्स और सर्विस का लेन देन करते थे थ्रू गुड्स और सर्विसेज। उसमें उस समय पे हमारे पास मनी नहीं थी तो उसे बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम, काइंड ऑफ एक्सचेंज। इसमें एक्सचेंज का जो काइंड है या जरिया है वो क्या है, इट involves exchange of goods and services। यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है। यहाँ पे एक्सचेंज इट involves the exchange of मनी। अगर मुझे किसी की दुकान से शूज खरीदने हैं तो मैं उसे उन शूज के बदले रुपीस प्रोवाइड करूंगा, ना कि दाल चावल या रोटी। ठीक है, आप ये समझिए बार्टर सिस्टम में यही प्रॉब्लम थी कि हम किसी को अगर गुड्स चाहिए तो हम उसे उसके अगेंस्ट गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते थे और वो ही डिफिकल्टी बन जाती थी। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज क्या होता है कि कभी कभार मुझे कोई गुड्स बेचना है और दूसरे बंदे को भी गुड्स बेचना है, क्योंकि उस समय पे मनी तो थी नहीं, पर जो गुड्स मुझे बेचना है वो तो एक पर्सन को खरीदना है, पर जो गुड्स वो दूसरा बंदा बेचना आया है और पहले पर्सन वो बेच रहा है उसे वो गुड्स की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं एक्स है x1 और ये x2 है। x2 को वो शूज की दुकान पे गया और x1 की शूज की दुकान है, इसे शूज चाहिए तो इसके यहाँ गया।
ठीक है, इसने इसे शूज दे दिए। अब x2 के पास राइस है पर x1 को राइस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो आके फेल हो जाता था। तो मार्केट के फेल होने की वजह से हमारे पास जो आया उसका सॉल्यूशन वो था मनी। ठीक है, तो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देयर मे बी डिफिकल्टीज of barter system in exchange of goods and services. There is no such difficulty in case of money flow। क्योंकि क्या होता है, मनी फ्लो में हमारा जो एक्सचेंज का जरिया होता है वो मनी होता है। तो मनी जब हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ गया है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर एक पर्सन को नहीं चाहिए तो मनी के थ्रू वो एक्सचेंज करा सकता है। बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती थी। अब इसे हम दूसरे नाम से और क्या जानते हैं, इन दोनों का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? इसका नाम है फिजिकल फ्लो। इसे हम रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो के नाम से भी जान सकते हैं या कह सकते हैं, या जो हमारा मनी फ्लो है उसे हम दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है नॉमिनल फ्लो। अगर पेपर में आपके ये क्या बोलते हैं रियल फ्लो की बजाय फिजिकल फ्लो लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि हमारी जो बात हो रही है या हमारा जो टॉपिक है वो रियल फ्लो पे बात कर रहा है। सिमिलरली अगर मनी फ्लो की जगह नॉमिनल फ्लो की बात करें तो आपको समझ जाना है कि हमारी जो बात हो रही है वो मनी फ्लो पे बात हो रही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है और ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। रियल फ्लो के केस में तो हमारा गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फिल्म, ये समझ में आया। बट इन केस ऑफ मनी फ्लो उसके बीच में ना, क्या गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में एक्सचेंज तो हमारे दोनों में सेम ही होता है कि एक्सचेंज के जो लेवल है, मतलब कि एक तो प्रोडक्शन लेवल एक हाउस होल्ड लेवल है, बट इन केस ऑफ जो मनी होता है ना उसमें एक इंटरमीडिएट चीज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं मनी। वो उसको मतलब कि वो उन दोनों के बीच में गुड्स और सर्विस और फैक्टर इनकम के बीच में, फैक्टर पेमेंट के बीच में मनी एज अ मतलब ब्रिज काम करती है। ठीक है, और वो ही हमारा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जो प्रॉब्लम हमारी जनरेट हुई थी इन केस ऑफ रियल फ्लो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नए इसी के नए टॉपिक पे और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्रेजेंट हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, how many different types of sectors of economy we have and how one sector of economy is different from other sector of economy। कैसे एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दूसरे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से अलग है। पहले तो जानना है हमें कि हमारे पास कितने डिफरेंट तरह के सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं। How many different types of sector of economy
वी हैव, कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं और कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो 4 टाइप्स की हैं। पहली जो सेक्टर होती है वो होती है हाउस होल्ड सेक्टर, सोल्ड सेक्टर। दूसरा होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, तीसरा होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और हमारा जो लास्ट में होता है वो होता है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर जिसे हम एक नाम से और जानते हैं वो है एक्सटर्नल, क्या, एक्सटर्नल सेक्टर, और एक नाम और है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के सेक्टर्स प्रेजेंट हैं। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है प्रोड्यूसिंग, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है फॉरेन। ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स हैं। अब कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से अलग है, आइए इन्हें हम समझते हैं। और ये समझा तो इन्हें जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तभी समझ पाएंगे। तो it includes consumers of goods and services। ठीक है, दूसरा the owners of factor, the owners of factors of production। अब मैंने आपको बताया है हमारे पास प्रोडक्शन के कितने फैक्टर हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। इट इंक्लूड्स कौन कौन से लोग, ये किन लोगों को इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है वो लोग जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, एक तो ये, या फिर वो लोग जो हमें प्रोडक्शन में जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट किस किस की होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उस कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर में it includes all producing films in the economy। इस सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं, इस सेक्टर में वो लोग आते हैं जो प्रोडक्शन सेक्टर से बिलोंग करते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर से मतलब जो जितनी भी कंपनियां हैं वो सारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में आती हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। अब गवर्नमेंट सेक्टर वो सेक्टर है जो 2 कैपेसिटी में वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन 2 कैपेसिटीज। अब ये 2 कैपेसिटी अलग अलग कौन सी हैं, एक तो है वेलफेयर, कौन सा है, एज अ वेलफेयर एजेंसी, वेलफेयर एजेंसी, और दूसरा है हमारा एज अ प्रोड्यूसर। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट सेक्टर में
कौन लोग आते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का जो मेन मकसद होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का खाली प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता जैसे हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लोगों का होता है। गवर्नमेंट सेक्टर का प्रॉफिट जनरेशन के साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो दो एरियाज में काम करती है। पहला एज अ वेलफेयर एजेंसी है। अब वेलफेयर एजेंसी में क्या क्या, इट इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन ए सोसाइटी। ठीक है, एक काम तो ये होता है। दूसरा जो मैंने बताया, एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इन दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बोला एक तो गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट एक तो लॉ एंड ऑर्डर करती है, दूसरा अपने आप प्रोडक्ट्स भी बनाती है, उन प्रोडक्ट्स से गवर्नमेंट वेलफेयर का काम भी करती है। पर यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट प्रोड्यूस भी करती है गुड्स एंड सर्विसेज। अब गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज में अगर मैं आपको लेके जाना चाहूँ तो गुड्स में कौन कौन सी कंपनी आ जाएंगी। गुड्स में अगर गवर्नमेंट की कंपनियां देखनी है अगर इंडिया में, तो एक तो है ONGC, ये किस में काम करती है, पेट्रोलियम में। ठीक है, और अगर सर्विस में आप देखना चाहें, सर्विस में अगर गवर्नमेंट की कंपनीज आप अगर देखना चाहें तो कौन कौन सी होंगी। आप स्टेट लेवल पे भी देख सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं। स्टेट लेवल पे अगर हम देखना चाहें तो गवर्नमेंट बसेस चलाती हैं, गवर्नमेंट बसेस चलाती हैं ताकि वो बसेस हर इंडिविजुअल को प्रोवाइड हो सके और एज अ इन ए इफेक्टिव रेट, मतलब कि ताकि वो कोई भी पर्सन है वो उसे मतलब उस सर्विस का फायदा उठा सके। ठीक है, अब फॉरेन सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं। दिस सेक्टर includes transaction with rest of the world. It involves the export and import of goods। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के सेक्टर्स हैं। पहला जो सेक्टर है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो लोग, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं या इसमें क्या, इस सेक्टर में क्या होता है, इसमें हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो आते हैं। एक तो कंज्यूमर्स आते हैं, दूसरा जो हमें प्रोडक्शन में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग आते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में वो सारे लोग आ जाते हैं जो कोई ना कोई चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। उसके बाद आता है गवर्नमेंट सेक्टर। आप जैसे ही गवर्नमेंट की बात आए तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट खाली प्रॉफिट मोटिव से ही काम नहीं करती, गवर्नमेंट दूसरा मोटिव भी लेके चलती है, वो होता है वेलफेयर। और वेलफेयर किन लोगों का होता है, जो लोग बिल्कुल हाशिए पे हैं, तो उन लोगों का वेलफेयर हो सके तो उसलिए गवर्नमेंट सर्विसेज भी प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम है एक तो वेलफेयर, एज अ वेलफेयर एजेंसी में काम करना। वेलफेयर में खाली लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं आएगा, डिफेंस भी आ जाएगा, हमारी आर्मी सारी उसमें आ जाएगी, नेवी उसमें आ जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब वो प्रोड्यूसर की तरह काम करेगी
प्रोड्यूसर का सिंपल सा मतलब है, उसका मोटिव है प्रॉफिट मेकिंग। तो जैसे ही वो प्रोड्यूसर की तरह काम करेगी तो वो एक गुड्स और सर्विसेज सेल करेगी और उससे जो प्रॉफिट जनरेट करेगी वो जनता की भलाई में इस्तेमाल करेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या होता है? जो ये 3 सेक्टर बचे हैं, अगर मैं इंडिया को एक घर और जो बचा हुआ दुनिया है उसे अपने पड़ोसी मान लूं, तो जो हमारे पड़ोसी होंगे वो हमारे विदेशी लोग होंगे। अब जैसे मैं इंडिया के अंदर एक चीज दूसरे लोग से खरीदता हूं, वैसे ही एक देश अपने दम पर नहीं सस्टेन कर सकता, उसे कुछ ना कुछ दूसरे देश से खरीदना पड़ता है या बेचना पड़ता है। खरीदेगा भी बेचेगा भी। जब वो खरीदेगा तो इंपोर्ट होगा और जब वो बेचेगा तो एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो फॉरेन सेक्टर में क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितने भी हमारे पास देश बचे हैं उन्हें वो इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, और दूसरा यहाँ पे मनी का भी एक्सचेंज होता है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा जितना हमने अभी तक किया है। अब हम कल से अपने लेक्चर को आगे लेके चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें और अपने इसमें और क्या क्या नई चीजें सीखनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम कल मिलते हैं आप। ठीक है।